नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के मीनिंग को समझा था। आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो की एक अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, बिकॉज जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कैश में आने वाले चेंजेस का रीज़न कोई न कोई एक्शन होता है, और कैश के चेंजेस के उन एक्शन में सबसे पहला एक्शन या एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर में प्लाईवुड्स खरीदना, फेविकॉल खरीदना, उससे सोफा सेट, बेड, चेयर्स बनाकर बेचना, ये उनका प्रिंसिपल बिजनेस होगा। अगर उन्होंने शेयर मार्केट से कोई इनकम अर्न करा है, अगर उनको बैंक से ब्याज मिला है, अगर उनको कोई और प्रकार का रेंट रिसीव हुआ है, तो वो उनकी अदर इनकम कहलाएगी। तो आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के माध्यम से किसी भी बिजनेस में होने वाले कैश के फ्लो को कैलकुलेट करना। फ्लो मीन्स कैश का चेंज, कि वो कैश का फ्लो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव, उसको कैलकुलेट करने के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो मेथड पाए जाते हैं। सिर्फ इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इन दो मेथड की वजह से कहा जाता है कि कैश फ्लो दो तरह से बनाया जाता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बड़ा सिंपल रीजन की वजह से है। डायरेक्ट मेथड जहां बात करता है कि कैश बिजनेस में कितना रिसीव्ड हुआ है डायरेक्टली बाय द मेन प्रिंसिपल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, और कितना पेमेंट हुआ है while doing these principal producing activity। तो यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा डायरेक्ट मेथड का परफॉर्मा हमने बनाया है। बड़ी सिंपल सी 5 बातों का यहाँ हम ध्यान रखेंगे। पहली बात, बिजनेस की कैश सेल्स। प्रिंसिपल रेवेन्यू में सबसे पहले आता है कैश सेल्स। दूसरा, अगर हमने क्रेडिट सेल किया है तो हमारे जो कस्टमर है, हमारे डेटर है, उनसे जो हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, ये दोनों आइटम प्लस कर दिए जाएंगे। यहाँ से बिजनेस में कैश आता है, और कैश जाता कहाँ है? कैश परचेज, पेमेंट टू सप्लायर और बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स, रेंट, सैलरी, रिपेयर, मेंटेनेंस एटसेट्रा। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड, बिकॉज डायरेक्टली व्हाट द कैश हैज बीन रिसीव्ड इन अ बिजनेस एंड व्हाट द पेमेंट हैज बीन डन इन अ बिजनेस, उनका डिफरेंस निकाल दिया जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जैसा कि हमने देखा, कैश फ्लो के डायरेक्ट मेथड को किसी भी बिजनेस के रिसिप्ट एंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन से ड्रॉ किया जाता है, वहीं कैश फ्लो के इनडायरेक्ट मेथड को किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाया जाता है। When I am talking about financial statement, we are talking about trading and profit and loss account and balance sheet। तो इनडायरेक्ट मेथड में जो सबसे पहली एक्टिविटी, अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निर्माण करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट एज पर P&L आइटम और सरप्लस। जो 2 ईयर का बैलेंस शीट हमारे पास में अवेलेबल होगा, लाइक 2021 एंड 22, तो उनमें जो P&L का डिफरेंस हो उसको सरप्लस कहा जाएगा। तो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट के अंदर हमें 4 महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट करने के बाद में और बाद में इनकम टैक्स पेमेंट लेस करने के बाद में कैश फ्लो कैलकुलेट हो जाता है। वो 4 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस प्रकार से हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है वो कैश और नॉन कैश आइटम दोनों को कंसीडर करने के बाद में कैलकुलेट किया गया है। और जब मैं कैश आइटम की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं किसी बिजनेस में कैश में दिया गया रेंट, कैश में दी गई सैलरी या कैश में किए गए कोई भी एक्सपेंडिचर। नॉन कैश आइटम्स आर लाइक, अगर आपने कोई उधार का अमाउंट लिखा है एक्रूड प्रिंसिपल की वजह से अकाउंटिंग के, या फिर आपने डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स जैसे नॉन कैश आइटम लिखे, या आपने कुछ P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम, फॉर एग्जांपल प्रोविजंस, रिजर्व्स, उनको अगर आपने P&L में ले लिया है तो उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम। नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हुआ था। उनको ऐड करके हम हमारे नेट प्रॉफिट को वापस कैश प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। अगर आपको कोई प्रकार का नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुआ है या गेन हुआ है, फॉर एग्जांपल
इनकम फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, तो वो भी आपका इसमें से लेस कर दिया जाएगा। तो दो आइटम पे आप महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। इनकी पूरा लिस्ट है जो आप फॉर्मेट में से ले सकते हैं, हम आपके साथ में उसका PDF शेयर कर देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी परफॉर्मा डिटेल डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके बाद में दो महत्वपूर्ण आइटम आते हैं। नंबर 1, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में होने वाले इंक्रीज डिक्रीज को इफेक्ट देना है। जब हमारे बिजनेस की, आपको अगर इसको सिर्फ लर्न करना है तो आपको एक अप्रोच बता सकता हूं कि करंट एसेट के साथ में आपको उल्टा चलना है और करंट लायबिलिटी के साथ में आपको सीधा चलना है। उल्टा चलने का मतलब ये है, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रही है दो कंपैरेटिव ईयर में तो उसको लेस करेंगे, और अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको हम ऐड करेंगे। और वहीं करंट लायबिलिटी के साथ में सीधा चलेंगे। अगर बिजनेस की करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको हम ऐड करेंगे, और बिजनेस की करंट लायबिलिटी अगर घट रही है तो उसको हम लेस करेंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बिजनेस का, हमारे पास में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट हो जाएगा, और लास्ट में जो भी हमने इनकम टैक्स पे किया है उसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड का पार्ट मानी जाती है। फिर से बता दें, डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन receipt and payment information of an organization, and indirect method is made from financial statement information like P&L and balance sheet.